आपने सनी लियोनी जी के साथ भी काम किया, इनफैक्ट आपने उनको लॉन्च भी किया है इंडस्ट्री में। चाहती क्या हैं आप? तो अमिताभ बच्चन जी के साथ आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा हुआ है, जिस किस्से में बहुत ही कुछ आप इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। तो वो अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का क्या किस्सा है? अभी जैसे रिसेंट केस शेफाली जी का हमने देखा, और आई एम रियली सॉरी फॉर द डिपार्टेड सोल, लेकिन कहीं ना कहीं एक होड़ है जहाँ पे एवरीवन वांट्स टू बी परफेक्ट। वो घटना बताइए कि 16 साल में आपने कैसे इतना बड़ा क्रिएट कर दिया फिनोमिनल कार्टून। तो डॉक्टर साहब, एक वक्त था जब हम लोग जो बड़े हुए हैं वो अलग अलग तरह की कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं, लेकिन आज की जनरेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। अब वो जो है फोन्स पे बच्चे वीडियो गेम, और वो एक्सबॉक्स पे वीडियो गेम, मतलब उस चेंज को आप कैसे देखते हैं? तो और बताइए कि जब आपको आपकी शुरुआत हुई तो कैसे आप फिर वो उरूज पे पहुंचते गए, क्या मेहनत लगी, किस तरह से आपको जो है वो प्रभु ने साथ दिया, और तो अब इस मुकाम पे पहुंच के आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? वो कहते हैं, राधे कौन से पुण्य किए तूने, प्रभु रोज तेरे घर आते हैं। पर आज न जाने हमने कौन से खास पुण्य कर्म किए हैं जो हमारे स्टूडियो में इतनी बड़ी शख्सियत आई हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हरविंदर मंकर। जी हाँ, शायद ही इंडस्ट्री में कोई ऐसा होगा, अमिताभ जी, आमिर जी, बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे जो हैं वो इनकी प्रशंसा करते नहीं थकते, क्योंकि ये पर्दे के पीछे कुछ ऐसा क्रिएटिव जादू करते हैं जो देखकर सुनकर हम बड़े हुए हैं। आप सभी ने मोटू पतलू कार्टून का नाम सुना होगा, भूतनाथ का नाम सुना होगा। ये कॉमिक कैरेक्टर्स हमें हमेशा इंस्पायर किए हैं और एंटरटेन किए हैं, लेकिन इनको बनाने वाले, इसको क्रिएट करने वाले डॉक्टर हरविंदर मंकर, जो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और न जाने कितने फिनोमिनल काम ये सोसाइटी के लिए एट प्रेजेंट भी कर रहे हैं। 50 साल का इनको पूरा अनुभव है। बहुत छोटे से इन्होंने अपनी जिंदगी के सफर को शुरू किया। तो पहले वेलकम करते हैं डॉक्टर हरविंदर मंकर का अपने स्टूडियो में। डॉक्टर साहब, यू आर मोस्ट वेलकम। शुक्रिया, ये मेरा सौभाग्य है जी कि मानवी जी आपके शो में, इस पॉडकास्ट में आपने मुझे बुलाया। कई बार क्या होता है ना कि बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, बहुत सारी हस्तियां बुलाती है, पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जो शख्सियत आप जैसी होती हैं, जिनके पास आना ऐसे लगता है कि मैं कोई एक तीर्थ स्थल पे जा रहा हूँ, या मैं किसी एक उस जगह जा रहा हूँ जहाँ मुझे जाना ही चाहिए। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और मैं धन्य हुआ आपके दर्शन करके, आपके इस प्रोग्राम में कर रहे हैं सर। बिल्कुल, वो कहते हैं, यूं ही नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होता है। कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरे को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होता है। तो अपने कर्मों को हमें ऐसा बनाना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं कि क्रिएटिविटी, यानी कि कुछ क्रिएट करने की जो कला है, वो जब तक प्रभु का आशीर्वाद ना हो तब तक नहीं मिलती। और कुछ ऐसा ही आशीर्वाद मेरे ख्याल से हरविंदर मंकर जी आपको भी मिला, जहां मात्र 16 साल की उम्र में आपने अपने जीवन की शुरुआत कर दी। तो ये बहुत ही फिनोमिनल है। वो घटना बताइए कि 16 साल में आपने कैसे इतना बड़ा क्रिएट कर दिया फिनोमिनल कार्टून। देखें, एक मुर्शिद है, एक गुरु है, एक ईश्वर है, जो अपनी पूरी क्रिएशन में अपने मोतियों को अलग सजा के रखता ही रखता है। वो उनकी संभाल एकदम नहीं करता, वो बचपन से लेके अंत तक उनकी संभाल करता है। वो पाथ ही ऐसे बनाता जाता है कि आप उस पर अगर चलते हैं, उस पर फेथ करके, तो आप निश्चय कर अपनी जीत हासिल करते हैं, निश्चय कर अपनी मंजिल हासिल करते हैं। तो यहाँ आपकी बातों से ये भी दिख रहा है कि आप क्रिएटिव तो हैं, लेकिन साथ में स्पिरिचुअल भी बहुत है। तो ये स्पिरिचुअलिटी को आप कैसे इतना मानते हैं? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी फॉर यू? देखो जी, बिना स्पिरिचुअल होना, बिना किसी अध्यात्मक की तरफ जाने से कोई इंसान चल ही नहीं सकता। गुरु के बिना ना आपकी गति थी, ना गति है, ना गति होगी। क्योंकि बचपन में जब आप शुरू करते हैं, आपके माँ बाप आपके गुरु होते हैं, आपको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। थोड़े और बड़े होते हो, स्कूल जाते हो, तो टीचर आपके गुरु बन जाते हैं, वो आपको पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं। और बड़े होते हो तो आप किसी करियर में आते हो, तो उस करियर में जो आपका उस्ताद होता है, जो आपको टेक्निकली उसको समझाता है,
तो वो आपका उस्ताद बनता है, गुरु बनता है। फिर जब सभी चीज़ों में आपको एक गुरु या एक चलने वाले आगे बंदे की जरूरत पड़ती है, तो स्पिरिचुअलिटी में भी आपको एक अच्छे गुरु, एक अच्छे मुर्शिद, एक अच्छे ईश्वर को पाने का रास्ता बताने वाले की जरूरत पड़ती है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो कहते भी हैं सुर बिन मिले ना सरस्वती, गुरु बिन मिले ना ज्ञान, लेकिन जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। तो यानी कर्म भी बहुत जरूरी होते हैं। आप क्रिएटिव हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं जहां आज पूरी इंडस्ट्री आपको जानती है। नहीं, वो देखो, ईश्वर शक्ति आपको देता है, पावर देता है, काम तो आप ही को करना पड़ना है। उस बचपन में जब लोग खेलते थे, मैं दीवारों पे या पार्क की जो वो फुटपाथ होते हैं, जो टाइल्स लगी होती है, उनके ऊपर कोयले से चित्र बनाता था, आड़े तिरछे, जो मुझे उस समय समझ आते थे। 15-16 साल का था, 8वीं या 9वीं क्लास जो भी उस समय थी, तो मुझे सबसे पहले कार्टून, मुझे एक लोटपोट के अंदर एक शख्स काम करते थे, हरमिंदर सिंह जी। वो आजकल मिक्का और ये बाकियों में म्यूज़िक बजाते हैं, आज भी अभी बजाते हैं वो। तो वो उस समय वहाँ जॉब करते थे। उन्होंने मुझे कहा कि कार्टून अच्छे बनाते हो, तो अगर आप लोटपोट या किसी मैगजीन में दोगे तो पैसे भी मिलेंगे आपको। एक स्कूल जाते बच्चे को क्या चाहिए? तो मैंने कुछ कार्टून्स बना के भेजे, पॉकेट कार्टून्स, तो मुझे वहाँ छपे और 5 रुपये 7 रुपये उस समय मिलते थे उसके। वो एक शुरुआत हुई। तो आयरनी ये है कि कहाँ तो बच्चे जो हैं वो एंटरटेन होते हैं आपके कार्टून्स देख के, और कहाँ आपने जो है वो एक मैं तरह उसी से उम्र में ही था। तो उस वक्त क्या जरूरत थी आपको? जरूरत नहीं होती, शौक होता है ना। देखो, अब आप कोई चीज बनाते हैं और आपको उसके पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये एक शौक था, एक अलग, हाँ, टेस्ट आ जाता है उसमें। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मोटू पतलू के लिए मिस्टर पीके बजाज, जो लोटपोट के ऑनर थे, उन्होंने बोला कि हमने पहले भी मोटू पतलू शुरुआत की है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक नया मोटू पतलू एक नए रूप में जो आज की जनरेशन को जेल करे। ये 78-79 की बात है, 64 का मेरा बर्थ है, तो करीब 14-15 साल ही होगी उम्र। तब हमने उस मोटू पतलू को वो बनाया जो आज आप देखते हैं, जो जिस रूप में, जिस लय में। तो वो मैंने कोशिश की। उस कोशिश, जब आप कहते हैं ना, जब आप कोशिश करते हैं ना, तो वो फिर कशिश बनती है। फिर वो आपको एक अलग ही मंजिल और अलग ही मुकाम पे लेके जाती है। करते 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 आज करीब 45 ईयर्स हो गए मेरे को, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया कि एक ही आर्टिस्ट के द्वारा किसी एक कॉमिक कैरेक्टर की सीरीज लगातार हर वीक 45 ईयर्स नॉन स्टॉप छपना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और हर बार नई कहानी छपना, ये भी उसकी दया थी, ये भी उसी की बरकत थी, उसी की रहमत थी। करे करावे साइयां सिर दूजे के दे, ये समर्थ उसी में कि अपना नाम ना ले। वो अपना नाम नहीं लेता। हम ब्लेस्ड होते हैं उसके, वो ब्लेस्ड बच्चे होते हैं जिनके ऊपर वो मेहर रखता है। तो बस उसकी मेहर से कर रहे हैं हम। हर आदमी में एक्सपेक्टर है, आप में है, मुझ में है, सब में है। पहचान जरूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन बिफोर गॉड रियलाइजेशन। पहले मेरे ख्याल से दैट एप्टीट्यूड के आपको अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है, जुनून है आपको अपने काम के लिए, वो जुनूनियत होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो डॉक्टर साहब, एक वक्त था जब हम लोग जो बड़े हुए हैं वो अलग अलग तरह की कॉमिक्स पढ़ के बड़े हुए हैं, मैगजीन्स, और चंपक हुआ करती थी, पंचतंत्र हुआ करती थी, और आर्चीज, बड़े तरह के, मतलब उसमें एक अलग हमें एंटरटेनमेंट होता था और मनोरंजन होता था कि हम वो लेकर बैठेंगे और अलग अलग कहानियां पढ़ेंगे। लेकिन आज की जनरेशन बिल्कुल चेंज हो गई है। अब वो जो है फोन्स पे बच्चे वीडियो गेम और वो एक्सबॉक्स पे वीडियो गेम, उनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये कॉमिक्स जो है वो बहुत ही मतलब उस चेंज को आप कैसे देखते हैं? आपको ये कैसे लगता है कि अब अच्छा था या वो अच्छा था? क्या अच्छा लगता है आपको? ऑफ कोर्स, वो उसमें क्या था कि बच्चों की एक इमेजिनेशन हमारी बढ़ती थी और क्रिएटिविटी बढ़ती थी, और जब हम उन कहानियों में होते थे तो वो एक अलग ही फील आता था, आप अलग दुनिया में पहुंच जाते थे। और आज के बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा वायलेंस वाले वीडियो गेम्स खेलते हैं, तो बहुत ज्यादा आई थिंक उनके माइंड पे भी उसका असर होता है। मैं आपको बताती हूँ, अभी 2-3 दिन पहले वो एक स्क्विड गेम था जो उसमें वायलेंस बहुत है, तो मैंने देखा कि बेटा वो देख रहा है, तो मैंने मना किया कि मत देखो। तो जब रात को वो सो रहा था तो सोते सोते भी, अरे जाल मत डालो, जाल मत डालो, मतलब वो वायलेंस बच्चों के दिमाग में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर कर रही है। और वो ऐसा एक बग है जो हर बच्चे को आजकल लगा हुआ है।
उसे कैसे देखते हैं आप? देखें, जो वो ज़माना था ना, वो पारिवारिक ज़माना होता था। फैमिली जॉइंट थी सबसे पहली बात। दादा दादी थे, नाना नानी थे, हैं तो आज भी, बस नाम मात्र के रह गए, क्योंकि आप सिमट रहे हैं परिवार। पति पत्नी बच्चा लेके पूरी एक फैमिली को इतना ही काउंट करके ख़त्म कर दिया जाता है। तो बुजुर्ग जो हम इग्नोर करना शुरू कर दिया। पहले वो कहानियाँ सुनाते थे रामायण की, महाभारत की, या उनकी हड बीती, उनकी आप बीती, तो वो बच्चा जेल करता था, वो ध्यान से सुनता था कि मेरे जो रोल मॉडल हैं या जो मेरे दादा हैं या नाना हैं वो ये करते थे, वो प्राउड फील करता था। धीरे धीरे अब हमने माँ बाप दोनों हो गए अपने काम काज वाले, अब बच्चा कमरों में सिमटना शुरू हो गया। सिमट कर उसने टीवी मोबाइल और इसी के ऊपर ही अपना फोकस कर दिया। नुकसान ये होना शुरू हुआ, फिजिकली कुछ नहीं कर पा रहे वो लोग बच्चे। हमने सब कुछ एक दूसरे को हैंडीकैप करते जा रहे हैं। आप याद कीजिए, शुरू शुरू में टीवी आया तो आप उठ के जाके चैनल बदलते थे, कम से कम 10 स्टेप तो अप डाउन करते थे। फिर रिमोट आ गया जिसने आपको पहले तो वहीं बैठा दिया, जिस जगह आप बैठे हो वहीं से आप दबाओ और बदल लो। अब तो ये हालत हो गई है कि आपको रिमोट भी नहीं, आप वहीं बैठे बैठे बोल देते हो तो वो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। आप ये बताइए, जब आप हिलेंगे नहीं, कोई काम करेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, क्रिकेट भी आप मोबाइल में खेलेंगे, फुटबॉल आप मोबाइल में खेलेंगे, तो भाई आपको बीमारियां नहीं कवर करना है। बिल्कुल। आप खुद बंद होए बूहे ते बंद होइयां बारियां, फिर कहंदे बाबा सानू लगियां बीमारियां। बिल्कुल। अभी का जो अब जनरेशन है, बल्कि हमारी जनरेशन है, तो कहीं न कहीं हम लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक तरह से सोशल वर्ल्ड में जीते हैं, तो इंटरनली खुश नहीं भी होते, लेकिन सोशल मीडिया पे वो खुश नज़र आते हैं। अभी जैसे रिसेंट केस शेफाली जी का हमने देखा, और आई एम रियली सॉरी फॉर द डिपार्टेड सोल, लेकिन कहीं न कहीं एक होड़ है जहाँ पे एवरीवन वांट्स टू बी परफेक्ट, और दिखने में खासकर वो चिज़ल्ड लुक, जॉ लाइन और वो एक पर्टिकुलर फिगर, तो बहुत मेहनत भी करती हैं लड़कियां, और जज लोग आपको जो है वो एक्सटर्नल ब्यूटी से करते हैं, तो इसलिए एक अलग सी खुशी के पाने के लिए इंटरनल खुशी कहीं ना कहीं गायब हो रही है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जब आप किसी को उसके रंग से नापोगे, उसके कद काठी से नापोगे, तो यही रिजल्ट आएगा। एक बहुत बड़ा शेर है कि सफ़ेद रंग में अगर वफा होती तो आज नमक जख्मों की दवा होती। तो किसी को रंग से नहीं नापना चाहिए, किसी को जो लाइन से नहीं नापना चाहिए। उसकी आर्ट, उसकी कला, उसके अंदर के कैलिबर, उसके अंदर की प्रतिभा को सम्मान से, आदमी बड़ा छोटा प्रतिभा से होता है। उसकी रंग रोगन या ऊपर जो भी है उसकी बाहरी पैकिंग से नहीं होता है। कद ऊंचे नहीं होते हैं एड़ियां उठाने से, कद ऊंचा होता है खुद को झुकाने से। जब आप झुकते हो, जब आप विनम्र होते हो, जब सामने वाले की बात को सुनते हो, उसको सुनने के बाद अमल करते हो, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हो, तो वो बड़प्पन चाहिए। लोग उसको भूलते जा रहे हैं। आर्टिफिशियल में आज आप आ गए हैं। लाइक नहीं आए तो सुसाइड कर लो, अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़े तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाओ। तो भाई ये आपको आज नहीं तो कल ले डूबेगा। लेकिन ना एक ऐसी जनरल साइकोलॉजी भी कहीं ना कहीं हमने अपने आसपास देखी है। एक वीडियो मैं देख रही थी, तो एक बच्ची जिसने बहुत ही सेम बच्ची जिसको बहुत ही गंदे से कपड़े पहना के रेस्टोरेंट में भेज दिया, तो सब लोगों ने उसे इग्नोर किया, और वही बच्ची को बहुत ही अच्छे से तैयार करके और बहुत सुंदर सा बना के वो जाती है किसी के पास कुछ मांगने के लिए, खाने के लिए, तो वहीं उसको वो दे रहे हैं अटेंशन कि अच्छा भूखी हो, ओ प्लीज हैव दिस। तो कहीं ना कहीं जनरल ह्यूमन साइकोलॉजी है जो पहले आपका आवरण देखती है, उसके बाद आपके गुण देखती है, उसके बाद आपको समझती है। बहुत कम लोग तो वो वैसी वाली मानवीय संवेदना रखते हैं जैसी आपने बात करी, तो वो चेंज इतनी जल्दी आ नहीं पाता है। आप समझ सकते हैं, बट बाकी लोग कैसे समझेंगे? देखिए, अगर हम ये सभी यही सोचने लग पड़ेंगे ना, तो फिर चेंज आएगा ही नहीं। अब मुझे ये बताइए ना, खुश पहले थे कि खुश आज हो? आज सब कुछ मिल गया आपको, मोबाइल्स मिल गए, गैजेट्स मिल गए, सुविधाएं मिल गई, एसी मिल गए, चलना आसान हो गया, मेट्रो मिल गई, गाड़ियां मिल गई, एयर मिल गया, लेकिन आप तो खुश तो एक भी चेहरा नजर नहीं आता मुझे। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे देश का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो बढ़ाने के लिए
फिर से कॉमिक वर्ल्ड को लेके हाँ। आना, फिर से आपकी वो मनोहर कहानियां, फिर से मोटू पतलू, फिर से वो लोटपोट, और फिर से जो है वो कार्टून्स का आना बहुत जरूरी है। और आपके अंदर का बच्चा जिंदा रहना चाहिए हमेशा। बिल्कुल, हम सबके अंदर का बच्चा जो है वो हमेशा जिंदा रहना चाहिए। तो और बताइए कि जब आपको आपकी शुरुआत हुई तो कैसे आप फिर वो उरूज पे पहुंचते गए, क्या मेहनत लगी, किस तरह से आपको जो है वो प्रभु ने साथ दिया, और क्या करते कहानी रहो, रही देखो आपकी? आप अपने काम को ईमानदारी से करते रहो। धीरे 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 कॉमिक्स आए, कॉमिक्स के बाद फिर हमने उसको मपेट्स में गए, पपेट्स में गए, अलग अलग वर्जन बदलता। टेक्नोलॉजी कभी बुरी नहीं होती है, जो मैं पहले भी जो सवाल था। तो मोटू पतलू कार्टून जो है वो आपके कहीं ख्यालों में थे, या आपको ड्रीम में आए, या कैसे आपने उनका स्केच बनाया और वो इतने देश विदेश तक कितने फेमस हो गए, तो कैसे नहीं देखो, इंस्पायर? ये आज हम ये कुछ भी कह सकता हूँ मैं कहने को, सच्चाई तो ये है कि उस समय 15-16 साल का बच्चे को ये सब बातें नहीं समझ में आती। उसे लगता है कि मैं कुछ बनाऊंगा और मुझे पैसे मिल जाएंगे, तो वो एक अलग खुशी होती है, उसको अर्निंग लगती है कि मैं पढ़ भी रहा हूँ अपनी फीस खुद दे रहा हूँ कहीं से मनी अर्न करके, तो वो एक आत्मसंतुष्टि एक अलग ही नजरिए को ले जाती है। उस समय तो यही सोच थी। आज हम जब पहुंच जाते हो आप मंजिल पे, तो बहुत सारी किंवदंतियां आपके साथ जुड़ जाती हैं, कहानियां जुड़ जाती हैं। तो मैं सच्चाई और बिल्कुल बेबाकी से कह सकता हूं कि हमने, कोई भी इंसान ये सोच के नहीं आगे बढ़ सकता कि कल ये ब्रांड बन जाएगा। उसको मेहनत करनी चाहिए, अपने उसको पूरी शिद्दत से उस काम को करना चाहिए। वो देखो ना, फिर जब वो आपको अपनी पावर देता है ऊपर वाला, फिर वो लोगों के मन में उसके लिए मोहब्बत जगाता है ना, तो वो अलग ही रूप में निकल के आती है। वो चंद लोग होता आगे बढ़ते हैं जिन्होंने अपने आप को तपाया होता है। सबने मेरे सिर का ताज देखा है, किसी ने मेरे पाँव के छाले नहीं देखे। तो पाँव के छाले जो है ना, वही ताज बनते हैं। कहते हैं छलक जाएगी आंखों से एक दिन, मोहब्बत किसी से छुपा के तो देखो। तो यानी अगर आपको किसी चीज से बहुत शिद्दत से मोहब्बत है, तो वो आप बेशक आपके काम से है, प्रभु से है, या किसी भी चीज से है, वो आपको निखारती जरूर है और संवारती भी जरूर है। ये इस बात का पुष्टिकरण करता है। और आप कैसे इंस्पायर करेंगे आप बाकी के राइटर्स और कार्टूनिस्ट को कि वो कहाँ से क्या शुरुआत करें, और कैसे जो है वो अपनी जो इमेजिनेशन है उसको और क्लियर करें? क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे जरूरी ये है भाई लोगों, दोस्तों, कि आप जिस मिट्टी में परवान चढ़े हो ना, उस मिट्टी की भाषा में लिखो। प्रॉब्लम सिर्फ यही आ गया है कि हम सब हिंदी सीरियल बनाना चाहते हैं लेकिन इंग्लिश में स्क्रिप्ट लिखते हैं, या किसी भी भाषा में बनाना चाहते हैं तो उसको छोड़ के उसको एक हाई फाई रूप दे जाते हैं। तो वो जड़ से नहीं, आप उसकी मिट्टी की खुशबू नहीं आती उसके अंदर। आपको जो काम करना है अपनी उसी क्षमता के अनुसार पहले उस पर पूरा फोकस करके रात दिन मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है। शॉर्टकट नहीं होता इस लाइफ के अंदर। शॉर्टकट से आप मंजिल तक पहुंचते जल्दी हो, गिरते उससे भी जल्दी हो। ये एक लॉन्ग रूट है, इसमें स्पीड ब्रेकर हैं, इसमें प्रॉब्लम भी आएंगी, इसमें रुकावटें भी आएंगी, यहाँ अपने पराये चेंज भी होंगे। जिन पे भरोसा करोगे वो टूटेगा भी, लेकिन अगर आप सच्चे हो, आपकी लगन सच्ची है, आप अपनी चुप करके अपनी मेहनत को पूरा 100% दे रहे हो, तो आपको ना कोई रोक पाया है ना रोक पाएगा। आप गैरों की बात करते हैं, हमने अपने भी आजमाए हैं। लोग कांटों से बच के चलते हैं, हमने फूलों से जख्म खाए हैं। क्या बात, क्या बात है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये तो होता ही है, इफ यू वर्क हार्ड नाउ यू कैन रीप द बेनिफिट्स लेटर, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और लोग जो हैं वो फाइनल आउटकम देख के सोचते हैं अरे ये तो बहुत किस्मत वाला है, बहुत किस्मत वाली है, लेकिन उसके पीछे की हार्डशिप्स और उसके पीछे के टूटे हुए भरोसे कोई नहीं देखता। तो ऐसा कोई भरोसा आपने जो बताया, भरोसा लोग तोड़ते हैं, ऐसा हुआ है आपके साथ भी? होता है, बहुत बार होता है। बहुत बहुत घटनाएं होती हैं ऐसी कि एक बार मेरा पूरा का पूरा ऑफिस ही एक शख्स रात रात में उड़ा के ले गया। बंदे भी उड़ा के ले गया, कंप्यूटर भी ले गया। मैं सुबह गया, दरवाजे खोले, साए खाली। ये ऑफिस? घटनाएं भी होती हैं। हाँ जी। ऐसे कैसे ऑफिस कोई? और रात में ट्रक लेके आया, वो सब बंदों को उसने सेट किया, और वो अपना सुबह तक मैं जब ऑफिस पहुंचा तो मेरा ऑफिस गायब था, सिर्फ दीवारें थी 4। ये बहुत होता है। ये आज ऐसा लगता है कि आप काम करने जब निकलते हैं
तो मैदान जंग पे निकल रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है। जो खासकर अपना बनता है, एक दिन वो ही धोखा देके जाता है, और ये मतलब मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा बहुत रहा है। तो ये उतार चढ़ाव और ये जो मेंटल टेंशन शायद यहाँ हमारे देश में है या सभी नहीं, जगह सब पे? जगह होती है। देखो, ये कर्मास की गेम है, कार्मिक गेम है, कार्मिक मैदान है। नुकसान कुछ नहीं होता, थोड़ी देर का झटका लगता है, लेकिन अगर आप मेहनती हो, आप क्रिएटिव हो, तो आप वापस आ जाते हो। लेकिन वो कहाँ हैं जो लेके गए? नामो निशान तक नहीं रहता। उसकी लाठी की आवाज नहीं आती, पड़ती बहुत जोर से है। हाँ, तो वो कहते हैं ना, प्रभु जो है वो नियत के हाँ, नियत से जो होते मुराद हैं, है आपको। हाँ और जी। नियत अगर आपकी साफ है तो कहीं ना कहीं वो देखते हैं और आपको उस मुकाम तक पहुंचाते हैं। 100%। तो अब इस मुकाम पे पहुंच के आगे के आपके क्या प्लान्स हैं? चल रहा है। देखो, मुकाम कोई भी एंड नहीं होता। जिस दिन आपने सोच लिया कि एंड है, तब तो आप फिनिश हो जाती है आपकी लाइफ। मैं रोज आज भी सुबह 3 बजे उठता हूँ, वही अपने काम करता हूँ जो मेरा सिस्टम है। 3 बजे? हाँ जी। और मैं रात को जल्दी, अगर शूटिंग नहीं है तो 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ। शूटिंग का तो फिर अप डाउन होता रहता है। तो अभी सुना है आपने किताब भी लिखी है, उसके बारे में कुछ बताइए। मेरी भी दो तो अपनी ऑटोबायोग्राफी के 2 हिस्से आए हैं। जी। सफरनामा 1 है, उसके अंदर है कर्म भूमि की जीवन यात्रा, इसका नाम है। जी। और सेकंड है जिंदगी यूं ही चलती रहे, सफरनामा 2। जी। तो वो पूरी एक तरह की लाइफ जितनी मेरी अब तक की गुजरी 15 साल की उम्र से, वो कहानियां, वो सच्चाइयां उसमें अंदर सारी वर्णन की है। अब जो आपका कलम से मैगजीन और अब जो ये आपका सफर है जिसमें डायरेक्टर, हमने सुना है कुछ वेब सीरीज आ रही हैं आपकी, या कुछ आप जो है वो हॉलीवुड में, बॉलीवुड में भी आप मैंने किया है। मैंने 4 हॉलीवुड फिल्में की हैं, 800 से ज्यादा ऐड फिल्में बनाई हैं, और शोज तो अनगिनत किए हैं मैंने फिल्म स्टार्स के साथ, बड़े से बड़े स्टार के साथ किए हैं। अभी आपका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताइए। अभी हम कर रहे हैं, एक पूरी मेरी है जर्नी ऑफ सोल, एक मैं वो सीरीज बना रहा हूँ जिसमें सारे जो धार्मिक स्थल हैं, जी। तो वो उनको हम एक डॉक्यूमेंट्री की तरह लेके जा रहे हैं। हिस्ट्री के लिए मुझे ये मिला हुआ है। जी। तो वो उसकी, लेकिन हमें वो डॉक्यूमेंट्री नहीं बनानी है कि आप सिर्फ एक सीन दिखा रहे हैं या वॉइस ओवर वाली है। हमें उसकी बेसिक कहानी को पकड़ रहे हैं कि असल में सबसे पहले कौन पहुंचा, किसने बताया ये कैलाश पर्वत है। सबसे पहले भी तो कोई आया होगा, कोई सबसे पहले खोजी भी तो पहुंचा होगा कि ये इधर अमरनाथ की यात्रा का ये रूट बनता है। कोई निकले होंगे ना, वो लोग भी तो निकले होंगे। तब ना गूगल था, ना मोबाइल था, ना कोई ऐसे रास्ते थे, जंगल थे। तो उन लोगों की कहानी वो कैसे गए थे, विद एनिमेशन मिक्स करके वीएफएक्स के साथ वो बन रही है, तो वो बना रहे हैं। तो कैलाश पर्वत की आपने बात की, तो कैलाश आप खुद भी, आपकी आस्था है कि तो बिल्कुल ही ऐसा स्थल है जो फुल ऑफ एनर्जी है, और मतलब लोगों की जो रिसर्च है वहां जाके फेल हो जाती है क्योंकि आपके अपने अनुभव। तो आप गए हैं कैलाश? जब मेरी समसारा शूट हो रही थी, लद्दाख में गया था, तो सुबह सुबह की फ्लाइट थी। तो जब वो सुबह लद्दाख में उतरने वाली होती है, तो वो दृश्य खूबसूरती मैं कभी बयां ही नहीं कर सकता। बादल ही बादल होते हैं और बीच में ब्लू रंग कैलाश की चोटी निकली होती है। वो दृश्य नहीं मिल सकता किसी कैमरे में भी, क्योंकि मैं 2000 में गया था तो मोबाइल नहीं होते थे, वरना वो शायद कैप्चर भी कर ली गई होती। पर वो आज भी मेरे को लग रहा है कि वो बिल्कुल मेरे सामने है, और उसकी अद्भुत पावर है, उसकी रेंजेस हैं, मैग्नेटिक पावर है कि जो खींचती है आपको अपनी तरफ। अब धार्मिक रूप में अगर ना भी जाए ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसके अंदर वो अपनी, ऊपर वाला जिसने इसको बनाया है, जिस शख्स की जो क्रिएटर है, वो अपनी बहुत पावर देता है। लद्दाख में एक पहाड़ है, मैग्नेटिक पहाड़ कहते हैं। आप उसकी तरफ से, उसके ऊपर से हवाई जहाज भी नहीं गुजरते क्योंकि वो खींच लेता है लोहे को। हमने तजुर्बा करके देखा था, गाड़ी अगर हम उसके जरा से पास लाते हैं तो सक करके वो उसके साथ लगती है जाती। उसके सामने गुरुद्वारा पत्थर साहब है, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब तो कुदरतन है ना। बिल्कुल। तो कुदरत हमेशा, हमने कुदरत का जो भट्ठा बढ़ाना शुरू किया ना, ये वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वही नतीजा है कि कोरोना में फंसते हैं। कभी बाढ़ अचानक आती है, कभी बिजली। हमने कुदरत का सत्यानाश तो कर दिया। ना पेड़ छोड़े, ना जंगल छोड़े, ना नदियां छोड़ी, पीने को पानी साफ नहीं छोड़ा, हवा तक नहीं साफ छोड़ी। अरे हम उसकी बनाई उस कायनात को अगर नष्ट करने पे तुल गए हैं, तो सोचिए ना, बदले में फिर वो भी तो वही देगा। जो बीजोगे वही काटोगे, वही फसल पाओगे।
इन्वायरमेंटल चेंजेस तो बहुत प्रोमिनेंट हैं, और कहाँ तो हम सनातन में जो है सूर्य, चंद्र, वायु और जल, इन सब की उपासना करते हैं, और कहाँ हम इन्हें ही जो है वो भ्रष्ट करने तो में, हमें पानी नुकसान भी में। तो हम नहीं पहुंचाया ना मैम। हाँ, तो वो कुछ स्ट्रिक्ट लॉज होने चाहिए। अभी भी मैं देखती हूँ कि यमुना में पूजा का सामान हम ऐसे ही डाल दे रहे हैं, ऐसे ही जिसका जो मना रहा है वो कर रहे हैं, जबकि कहाँ हम गंगा को मैया मानते हैं और देवी स्वरूप मानते हैं, और उन्हीं प्रकृति को हम छेड़ रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात कही। तो आपका जो ये इतना वास्ट अनुभव है इतने सालों का, और काम का आपको जो है लगभग 50 साल का अनुभव तो हो गया होगा। हाँ 45 का हो गया करीब करीब। 45। तो 45 इयर्स का जो आपका ये एक्सपीरियंस रहा है, तो आप अब की जनरेशन को, या अब जो सबके लिए आपका एक मैसेज क्या होगा कि किस तरह से वो अपने काम को आगे लेके जाएं, या क्या प्रेरणा देना चाहेंगे आप? मेरा यही कहना है दोस्तों कि एक तो जल्दी हार मत मानो। बहुत जल्दी घबरा जाते हैं हम लोग, और हम जल्दबाजी बहुत करती है युवा पीढ़ी। अभी किया, अभी रिजल्ट भी चाहिए। इजी मनी हैं? इजी मनी। हाँ, इजी मनी तो वो नहीं होता है ना भाई। हर चीज का एक प्रोसेस है। ऋतुएं भी अपना समय लेके बदलती हैं। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा भी अपना समय लेके आता है। हर रंग अपने समय के साथ फेंट होता है या चमकता है। सूरज समय से उगता है, समय से डूबता है। थोड़ा पेशेंस की कमी है, और वो कमी इसलिए है कि हम वो बहुते लाड लड़ाया नू आज खुशकी मार गई, छेती लड़ पैंदे ने बाबा। वो बोला जो उनके अंदर सुस्ती है, जो उसके अंदर वो, क्योंकि वो लाइफस्टाइल बदल गया है। हाँ, देर रात तक जागना, देर सुबह उठना। जबकि मुझे नहीं लगता आज की जनरेशन, नई पीढ़ी में से 60% ने भी सुबह का उगता सूरज देखा होगा। तो भाई जब अब उसकी वो पहली जो किरणें निकलती हैं, जो सबसे पहली, उसके अंदर विटामिन डी, अगर हम साइंस की भी बात कर लें, चलो, सबसे ज्यादा विटामिन डी होता है, और वो आपकी बॉडी को एनर्जी देती हैं, आपके माइंड को रिलैक्स करती हैं। अब पानी में देखिए लगातार, आप पानी की जो लहरों की चमक होती है ना, वो आपके बिल्कुल आंखों की पावर को बढ़ाती है। तो वो ठंडी हवा, अभी मैं माउंट आबू गया था अभी पिछले दिनों, तो बादल मेरे आसपास कूद रहे थे, मतलब वो इतनी ऑक्सीजन से फुल जगह। तो ये चीजें कुदरत ने तो बहुत प्यारी चीज हमको दिया भाई। तो युवा पीढ़ी को भी चाहिए सब्र रखें, धीरे धीरे बढ़े, और अपने आप के अंदर अपने कैलिबर को मजबूत बनाए। कायम कर अपनी हस्ती को उस हालात के लिए कि खुदा खुद तरसे तुझसे मुलाकात के लिए। उसको तरसना चाहिए तुमसे मिलने के लिए। इतने काबिल बन जाओ, ना कि हम लोगों को बताते फिर सर मैं हूं, मैं ये किया, मैंने ये किया। नहीं, आप हीरे की चमक को कहना नहीं पड़ता, सोने की चमक को कहना नहीं पड़ता, आपकी खूबसूरती को कहाँ कहना पड़ता है कि आप खूबसूरत। वो तो सूर्य जब उगता है तो उसे बताना नहीं पड़ता है। बट वी आर इन जनरेशन जहाँ पे वी वांट इजी मनी और इजी लव और इजी फेम। प्यार में भी जो है बहुत जल्दी जल्दी हम जो है वो स्विच ओवर करना चाहते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे? रोमांटिक हैं आप, या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा लव लाइफ का, या क्या इस बारे में बोलेंगे? नहीं, प्यार तो निभाना आना चाहिए ना। जब आपने किसी से प्यार किया, किसी से मोहब्बत की, तो आपको उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। प्यार जिस्म नहीं होता है, प्यार रूह होती है, प्यार आत्मा होता है। प्यार तो वो क्या कहते हैं ना कि आप सिर्फ किसी की एक बार आंखें देखने पे भी इतने खूबसूरत उसके पल याद हो जाते हैं, तो वो आंखों आंखों में आपको पूरी दुनिया के नज़ारे आ जाने चाहिए। प्यार बहुत पवित्र चीज है। उस ईश्वर से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, इश्क अपने खुदा से करो, अपने अल्लाह से करो, अपने मुर्शिद से करो, अपने गुरु से करो, अपने माँ बाप से करो, अपने बुजुर्गों से करो, अपने घर से करो। इश्क बहुत गहरी चीज है। बहुत मुश्किल है इश्क की कहानी लिखना, जैसे पानी से पानी पे पानी लिखना। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। मतलब ये बात तो आपने कह के बिल्कुल दिल को छू लिया कि जो मोहब्बत है वो परमात्मा से हो सकती है, खुद से हो सकती है, और बहुत लोगों को देने की चीज है। देने की चीज है, लेने की है, लेने का बाद में आता है। और जो आपने सुबह उठने की बात कही, ये तो मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है। मैं सुबह 4 बजे उठने के बाद सनराइज
अक्सर देखती हूँ, कई बार स्टेटस पे भी लगाती हूँ, तो अक्सर लोग कहते हैं यार तू कहीं पागल तो नहीं हो गई कि रोज सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ जाती है, नींद पूरी क्यों नहीं करती है अपनी। तो मैं कहती हूँ कि जो एनर्जी आपको एक सनराइज देता है, उगता हुआ सूरज देता है, चाहे आप उसके बाद फिर आराम कर लो, लेकिन वो सनराइज वाली जो एनर्जी होती है ना, वो बेस्ट एनर्जी होती है, जो आपको कुदरत पूरे दिन कुदरत के लिए देती है ना। रेजुनवेट कर देती है। लियोन सुना के है कि आपने सनी लियोनी जी के साथ भी काम किया, इनफैक्ट आपने उनको लॉन्च भी किया है इंडस्ट्री में। चाहती क्या है आप? नहीं सर, मैंने पिक्चर्स देखी हैं आपकी उनके साथ बहुत सारी, मैं उस लिहाज से पूछ रही हूँ कि उनको लॉन्च करने का क्या नहीं था। नहीं, ये दरअसल एक हमारा शो बन रहा था सत्यम शिवम सुंदरम रामोजी फिल्म सिटी में। जी जी जी। तो उसके लिए हमने सनी लियोन को, प्रोड्यूसर ने कहा हमें वो चाहिए। तो उस समय वो मतलब ये कनाडा में थी और वो ये वाली यहाँ पे इंडस्ट्री में नहीं थी। जब हमने ये सोचा था, हमने उनको साइन किया, उनके साथ गए और साइन हुआ। उसके बाद उनको बिग बॉस मिला और बिग बॉस के साथ ही उनको मर्डर या शायद कोई एक फिल्म थी, मुझे सॉरी नाम मिस्टेक हो रहा है, वो मिली। तो वो जब शो आते आते तक वो हिंदुस्तान में एंट्री कर चुकी थी। और हमारा शो में हमने उनसे शर्त रखी थी कि प्रॉपर इंडियन ड्रेसेस में डांस करनी है, जो हमारे ट्रेडिशनल सॉन्ग्स के ऊपर है। तो सनी लियोन की जो इमेज को एकदम पलट के जो पेश किया था, वो बहुत पॉपुलर वो हुआ था वो बल्कि शो। इनफैक्ट अभी मैं काशी दर्शन के लिए गई थी, तो मैंने देखा मेरे पीछे कुछ भीड़ है, पीछे एक दो गार्ड्स के साथ कोई आ रहा है, तो सनी लियोन जी थी। वक्त बदलता है, चीजें बदलती वो हैं, सब और बदल जाता आप हमेशा एक नए इंसान की तरीके से आते हैं, तो हम देखो, हमें अच्छा अच्छा देखना है। जी हर इंसान में कुछ शायद बुराइयां भी होंगी, हजारों हम में भी होंगी, तो अच्छा अच्छा देखते हैं। अच्छा पर अच्छा अच्छा बुरा तो एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सब अपने अपने जगह सही होते हैं, अपनी अपनी सबकी एक जर्नी होती है। तो अमिताभ बच्चन जी के साथ आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा जुड़ा हुआ है, जिस किस्से में बहुत ही कुछ आप इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, तो वो अमिताभ बच्चन जी के साथ काम करने का क्या किस्सा है। वो शो था डी कोड 7, एक शो था जिसमें उनका एक एंट्री थी उनकी। जी तो रामोजी फिल्म सिटी में था ये। जब मैं उनके रूम में गया, जब मुझे मालूम पड़ा कि वो आ चुके हैं और शाम को हमारा शो था, तो स्क्रिप्ट पहुंच चुकी हुई थी, तो मैं रूम में सिर्फ ये देखने गया कि सब ओके है। तो जैसे ही मैं रूम में अंदर जाके उनके मैनेजर थे मिल के बाहर आने लगा, तो एक आवाज़ आई, वो आवाज़ जो बचपन से मैं सुनता चला आ रहा था कि हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। इतनी भारी आवाज जब आपके सामने आती है तो एक बार तो अंदर ही अंदर बलियों उछलने लगता है कि वाह मजा आ गया। तो उन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट किसकी है? मैंने कहा सर मेरी है। तो बोले डायरेक्टर कौन है इस शो का? मैं कहा सर मैं हूँ। तो उन्होंने इधर आओ बैठो तो मुझे समझाओ। अब मैं उनको क्या समझाता जो इतने तजुर्बेकार, बट ये उनका बड़प्पन की बात मेरे को आज तक नहीं भूली। और वो बातें करते हैं, वो अपने जीवन की कहानियां सुनाते हैं आपको, अपने बाबूजी बच्चन अरविंद राय बच्चन जी की बातें बताते हैं। डिसेंट पर्सन, उनको कोई गोष्टिक नहीं होता, गर्मी है सर्दी है पसीना आ रहा है कोई लेना नहीं, वो काम पे है, वो काम पे है। उन्होंने पूछा कितने बजे की एंट्री है? हमने बोला 9 बजे आपकी एंट्री है। 8:45 बजे उनकी गाड़ी वहां गेट पे लगी थी शो वाली जगह पे। ये होता है बड़े आर्टिस्टों का काम, जो इगोस्टिक नहीं होते, जो बिल्कुल अपने काम को काम समझते हैं। उन्होंने एक किस्सा अनुपम खेर जी ने मेरे को सुनाया था कि एक बार ये जब इनकी सारांश हिट हो गई तो वो एक फिल्म उनको मिली, तो एक वो जो मेकअप रूम था उनका एसी नहीं था उसमें। तो अनुपम खेर जी बोले अब तो मैं स्टार बन गया हूँ, तो क्या है इतनी गर्मी है, क्या बुरा हाल कर रखा है, एसी भी नहीं लगवाते, कैसे आपने वो रूम बना रखे हैं? कहते हैं लेकिन मैंने देखा एक आदमी ना सोफे पे कंबल ओढ़े बैठा हुआ है, तो मैं उसके पास गया, इसको उसको गर्मी नहीं लग रही बंदे को, मैं तो अभी कुर्ते पजामे में हूँ। तो जब मैंने देखा तो हम बच्चन साहब थे, मैंने कहा अरे सर आप, तो आपको गर्मी नहीं लग रही? तो बच्चन साहब का जवाब था जब मैं काम में हूं तो भाई क्या गर्मी क्या सर्दी, दिस माई ड्यूटी, ये मेरा फर्ज है, मेरे को पैसे मिले हैं यहाँ बैठने के, मैं बैठूंगा, गर्मी सर्दी में घर छोड़ के आया हूँ, यहाँ मुझे काम के पैसे मिले, मैंने ये वक्त इनको दिया हुआ है। तो ये बड़े लोगों का प्रोफेशनल एथिक्स जो है ना, प्योर प्रोफेशनल कहीं ना कहीं आज की जनरेशन में तो बिल्कुल ही मिसिंग हो गए हैं। हम लोग भी, मुझे याद है कि जब मेरा पहला असाइनमेंट था और वो लिंटास की एड थी, तो मुझे कुछ हैंगर्स पकड़ा दिए कपड़ों के, और शुरू शुरू में बुरा लगता है, लेकिन बाद में आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है कि इंडस्ट्री धीरे धीरे ही प्रोग्रेस देती है, आपको सीखना पड़ता है, तपना पड़ता है। लेकिन आज के बच्चों को अगर आप ऐसा कोई काम कह दोगे तो सबसे पहले उनकी ईगो आ जाएगी। तो फिर तभी नहीं बनते ना राज कपूर।
राज कपूर क्लैप बॉय थे अपने पृथ्वीराज कपूर के ही घर में। इतने बड़े डायरेक्टर का बेटा, एक्टर का बेटा पृथ्वीराज का, वो क्लैप देता था, टेक 1 टेक 2। ये वो जमीन से शुरू की है ना इन लोगों ने। ये वरुण धवन जी को मैं तब से जानता हूं जब ये बिल्कुल उनके साथ असिस्टेंट के तौर पे खड़े होते थे अपने पिताजी के साथ। तो ये चीजें इन लोगों को उन्होंने बेसिक चीजें रखी, तभी वो स्टार खड़े होते हैं। जो ताम झाम कॉलर ऊंचा करके ऐसे आएंगे भाई, वो कितने दिन चलेंगे मुझे बताओ। बिल्कुल। और मेड इन चाइना ही बनेंगे ना वो। जी। बट आजकल लोगों को मजा भी जो है वो वाहियात बातों में ही आता है, और अगर आपको उनसे कोई सेंसिबल उन्हें कुछ पेश करो तो स्क्रॉल करते टाइम कोई वो सुनना नहीं चाहता। बोलते हैं कि आप अपने उपदेश अपने पास रखो, हम तो अपने हिसाब से ही जिएंगे। तो वो लेसन लेना ही नहीं चाहते, लेकिन क्विक मनी और क्विक सब कुछ चाहते हैं, फेम। ऐसा ही है। हेल्दी फूड, घिया तोरी कोई खाता नहीं, गोलगप्पे सबको पसंद है, चाट पकौड़ी सबको पसंद है, पिज्जा सबको पसंद है, बर्गर सबको पसंद है। किक देता ना डोपामिन। तो बस वही, वो जिंदगी का महत्व खत्म कर दिया। लाइफ एक मिली है, वो कहते हैं इसको हर चीज कर लो, नशा भी कर लो, धुआं भी कर लो, शराब भी पी लो, कुछ भी कर लो, एंजॉय करो। कल किसने देखा है? लेकिन मुझे हमेशा, मैं एक बात कहता हूं, जन्म लेने से और मरने के बीच का भी एक जगह है। आप जरूरी नहीं कि आप सुसाइड करने गए और आप रेलगाड़ी के आगे कूद गए तो आप मर ही जाओगे। अगर नहीं मरे, टांग कट गई, तो भाई अब तो सिसक सिसक के सारी जिंदगी रोएगा। जरूरी तो नहीं ना कि तू मर ही जाएगा, तो सुसाइड क्यों करनी? थोड़ी लगन से, पेशेंस से बैठ जाता मेरे भाई, तो शायद वो मंजिल जो बिल्कुल 2 कदम आगे पड़ी थी तो उठा लेता। सहन शक्ति खत्म हो गई है शायद, दर्द वो खाने से है ना, खाना खराब है, लाइफस्टाइल खराब है। अब पता ये चक्कर ये है मानवी जी, अलंकृता जी, कि आज इस उम्र में अगर मैं 60 साल की उम्र में समझाता हूं तो लोगों को बड़े बूढ़े ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये तजुर्बा यही होता है। असल में हम अपने बच्चों को मना करते हैं कि ये नहीं खाओ, तो इसका वो कोई नहीं मानता। वो यही जवाब देते हैं कि अपनी उम्र में तो आपने भी खाया होता है। लेकिन माँ बाप इसलिए मना करते हैं कि उन्होंने खा के जो भुगता होता है पेन, वो चाहते हैं मेरे बच्चे ना भुगते हैं। तो अपने कि एक्सपीरियंस इसको खा के मेरा पेट खराब हुआ था, फूड पॉइजनिंग हुई थी, यार मैं इसको रोक लूं। रुकते नहीं है या रुकते हैं, वो उनके संस्कारों के ऊपर है। लेकिन माँ बाप बुरा नहीं चाहते। आप लाइफ को किसी भी रूप में देख लो भाई, जिसने जन्म दिया है ना, वो आपका कम से कम बुरा तो नहीं चाहता, वो आपका भला ही चाहता है। बिल्कुल। कद्र करना सीखो। और सबसे बड़ी बात है, आपके बैंकों में लाखों रुपए हो सकते हैं, अकाउंट्स में लाखों रुपए, दुआओं का बैंक सबका खाली है। हमने झुकना छोड़ दिया, उन्होंने आशीर्वाद देना कम हो गए। जब आप झुकते ही नहीं तो वो जीते रहो, फलो फूलो, वो कहाँ से आएगा? आजकल की जनरेशन में हमने ये भी देखा है कि पेरेंट्स जब तक होते हैं तब तक वैल्यू नहीं होती, लेकिन बहुत बच्चे जो है उनके जाने के बाद बहुत याद कर रहे होते हैं, या बहुत ज्यादा उनको अब मिस कर रहे होते हैं पेरेंट्स के, जब थे तब वक्त नहीं दिया होता। तो चेंजेस हैं, देखिए हम भी उसी का ही पार्ट हैं, बहुत सारी गलतियां हमसे भी होती हैं। लेकिन यहाँ मैं आप सबसे ये कहूंगी कि डॉक्टर हरविंदर मंकर जी का इतना वास्ट एक्सपीरियंस है लाइफ का, जहाँ उन्होंने अनुपम खेर जी, अमिताभ बच्चन, आमिर और बड़े बड़े स्टार्स के साथ हॉलीवुड बॉलीवुड की फिल्म्स और कई सारे एपिसोड्स किए हैं। तो इतना एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस से अगर हम थोड़ा बहुत ही कोई लाइफ लेसन ले लें और आगे बढ़ें तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। और सर, वन लास्ट इंस्पिरेशनल टिप टू एनहांस द क्रिएटिविटी, आप क्या देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? खुश रहना सीखो, मुस्कुराना सीखो, दिल से मोहब्बत करना सीखो, पॉजिटिव रहना सीखो, मस्त रहो, अपना काम करो, काम को एंजॉय करना सीखो। जो काम को एंजॉय करता है ना, अलग ही मजा आता है। और यूथ बेकार नहीं है, आज के यूथ में पावर बहुत है, नॉलेज बहुत है, समझदार। इंडिया और खासतौर पे हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा काबिल लोग हिंदुस्तान के अंदर हैं। बाहर के जितने आप ये फेसबुक चले जाए या गूगल चले जाए, जो ऊपर टॉप पे बैठे हैं वो हिंदुस्तानी हैं लगभग सारे। मौके नहीं मिलते इन लोगों को, ये फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, चीज़ एक है, पाने वाले ज़्यादा हैं। पर हिम्मत नहीं हारना भाई,
जो हिम्मत नहीं हारता ना वो पहुंचता है मंजिल पे। सफल आप ही होगे, यकीन मानिए, मैं गारंटीड कह सकता हूं, आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई हरा ही नहीं सकता। विश्वास रखिए अपने, जिसको मानते हो, अपने खुदा पे, अपने अल्लाह पे, ईश्वर गॉड जिसको भी आप पूछते हो उस पर भरोसा रखिए। अपने माँ बाप की शिक्षा पे भरोसा रखिए, अपनी काबिलियत पे भरोसा रखिए। जो आदमी अपनी पीठ नहीं थपथपाता ना, उसकी दुनिया भी नहीं थपथपाती। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आप कर सकते हो, यू कैन, आप कर सकते हो, आप करोगे और आप ही कर सकते हो। जिस दिन ये भाव ले आओगे ना, कौन सी मुश्किलें, कौन सी रुकावटें, कौन से स्पीड ब्रेकर, कौन सी जंजाल, कौन सी तारें, कुछ रास्ता नहीं रोकेगा। बस सामने मंजिल होगी, आप होगे, आपकी हस्ती होगी, मुकाब होंगी। आज आप भीड़ के पीछे चलते हैं, कल भीड़ आपके पीछे चलेगी। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और मैं दिल से, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और स्टूडियो में भी सब यही कह रहे हैं कि आपका आना जो है बहुत सार्थक हुआ। इसी तरह से आप हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए और अपने तजुर्बे से कुछ थोड़ा बहुत हम सबको सिखाते रहिए। और थैंक यू सो मच, आपका तहे दिल बेहद से शुक्रिया, धन्यवाद कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए और अपना बहुमूल्य वक्त, अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू। शुक्रिया, ये मेरा सौभाग्य है।